दोस्तों नमस्कार। मैं बाभन विनोद कुमार आप सभी दर्शकों का अपने चैनल फैक्ट ट्यूब पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमें आज़ादी मिले लगभग 75 साल हो गए हैं। देश में उन्नति हुई है इन 75 सालों में, परंतु क्या विकास भी हुआ है? वह विकास जिसके नाम पर हर 5वें वर्ष करोड़ों अरबों रुपए जनता के खर्च करके चुनाव होते हैं, सत्ताएं बदलती हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, घोषणा पत्र लिखे जाते हैं, पर क्या विकास हुआ या आगे होने की उम्मीद लिए हम अभी इंतजार करते रहें? दोस्तों, उन्नति हुई है। हम पैदल से बाईसाइकिल पर हो गए हैं, बाईसाइकिल वाले कार पर हो गए हैं, कार वाले हवाई जहाज पर हो गए हैं, पर विकास तो नहीं दिखता मेरी दृष्टि में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है मेरे कि जातिगत गणना जरूरी है और जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसकी उतनी भागीदारी हो। मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ और सच पूछिए तो मैं अंबेडकर जी का फैन हूँ, पर मैं किसी से सर्टिफिकेट नहीं मांगता, न किसी को सर्टिफिकेट देता हूँ। मेरा विचार है कि यह जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है, इस पर मैं आज बात करूंगा। और आज मैं बात करूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया बहुत परिश्रम से, उस संविधान को लागू क्यों नहीं किया जाता पूरा का पूरा? क्यों कुछ लोगों की मनमानियां चलती हैं? क्या उस संविधान में कुछ कमी रह गई? तो माफ़ करना दोस्तों, वह कमी बाबा साहब की तरफ से नहीं है। कुछ कमी है, लेकिन वह बाबा साहब की तरफ से नहीं है। वह कमी उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार है, जो कि गांधी और बाबा साहब के बीच में विवाद था, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। उन परिस्थितियों के कारण संविधान में वह व्यवस्थाएं नहीं रखी जा सकी जिससे कि संविधान न लागू करने की स्थिति में संविधान बाध्यकारी हो कि नहीं लागू ही किया जाए। संविधान को कुछ इस तरह रखा गया कि जो जैसा चाहे वैसा उपयोग कर ले। इस विषय में मैंने एक चैप्टर तैयार किया है कि क्या क्या मांगे होनी चाहिए जो संवैधानिक प्रक्रियाओं में लागू किया जाए। उस संबंध में मैं एक सीरियल के रूप में वीडियो लेकर के आता रहूँगा। आज का मेरा पहला वीडियो है निजीकरण के खिलाफ और जातिगत जनगणना के पक्ष में। पहले हम बात कर लेते हैं निजीकरण की। निजीकरण का यह खेल एक बहुत बड़ी साजिश है पूंजीपतियों की। अब उसमें आप ब्राह्मण कह लीजिए, बाभनवादी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन यह साजिश इतनी बड़ी है कि अगर नहीं समय रहते जागा गया तो यह साजिश कल सबको महंगी पड़ेगी। ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी और दलित को भी। कैसे पड़ेगी महंगी, जरा इस पर विचार करते हैं। आप देख रहे हैं कि आधी जनता को आरक्षण का झुंझुना पकड़ा करके आपस में ही लड़ाया जा रहा है। कहीं 20% बढ़ाया जाता है, कहीं 10%। कभी वह वर्ग आरक्षण की मांग करता है, कभी वह वर्ग करता है, और देश की समस्त ऊर्जा इसी आंदोलनों में खत्म हो जाती है। उसका काट क्या निकाला इन पूंजीपतियों ने? निजीकरण। भाइयों, जब सारे संसाधन, सारी व्यवस्थाएं निजी हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण किस काम आएगा? जरा सोचिए, मेरी इस बात पर विचार करिए। यह तो एक पक्ष है इस निजीकरण का।
दूसरा जो सबसे खतरनाक पक्ष है निजीकरण का, जो विगत पिछले 15 से 20 सालों में पैर जमा रहा है और आज काफ़ी प्रफुल्लित हो गया है, वह है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजीकरण। किसी भी देश के नवनिर्माण में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि निजीकरण के हाथों में शिक्षा दे करके इसी नवनिर्माण के वृक्ष पर तुषारापात किया जा रहा है। अब सोचिए कि शिक्षा जब प्राइवेट हाथों में जाएगी, जो कि जा चुकी है, तो शिक्षा महंगी होगी तो लोग शिक्षा से वंचित होंगे। यह तो ठीक वही साजिश हो गई जो पहले के ज़माने में अधिसंख्य जनता को शिक्षा को वंचित करने के लिए, शिक्षा से वंचित करने के लिए शस्त्रपूर्वक, सत्तापूर्वक जो दमन किया गया था, लोगों को शिक्षा से दूर रखा गया था, वह साजिश तो आज भी चल रही है। आज लोकतंत्र है, मीडिया है, यूट्यूब है। आज शस्त्र से नहीं दबाया जा सकता, बल से नहीं दबाया जा सकता। तो शिक्षा को प्राइवेट हाथों में दे करके आज इस प्राइवेटाइजेशन के दौर में शिक्षा को प्राइवेट कर दिया जाएगा, शिक्षा महंगी हो जाएगी और आम जनता, जो गरीब जनता है, वह शिक्षा से स्वयं वंचित हो जाएगी। साजिश वही पुरानी है, बस चोला बदल गया है उस साजिश का। इस बात को समझिए। दूसरा परिणाम क्या होगा इसका, जो सबसे घातक है, कि जब शिक्षा प्राइवेट हो जाएगी तो आम जनमानस जो है, जो गरीब तबका है, वह योग्य नहीं हो सकेगा। जब योग्य नहीं हो सकेगा तो नौकरियों की मांग अपने आप कम होती जाएगी। दूसरी तरफ क्या होगा कि प्राइवेट संस्थानों से पूंजीपति, पैसे वाले लोग डिग्रियां और डिप्लोमा खरीद लेंगे डोनेशन के दम पर, सुविधाओं के दम पर, और वे अयोग्य होते हुए भी डिग्री होल्डर हो जाएंगे। और ऐसे अयोग्य लोग देश की सारी मशीनरी पर, देश के सारे सिस्टम पर कब्जा कर लेंगे एक दिन, और फिर वही मनमाने फैसले लेंगे जैसा पिछले इतिहास में हमें आपको देखने को मिला है। तो निवेदन है कि सबसे बड़ा आंदोलन तो इसके खिलाफ होना चाहिए कि जो शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण का दौर चल रहा है। अच्छा, देखने की बात है कि जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं, इनमें ग्लैमर है, इनमें आकर्षण है, और कह लीजिए तो शिक्षा के सिवा सब कुछ है, व्यापार है। प्राथमिक स्तर पर देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6 में जो प्राइवेट विद्यालय हैं, उनमें क्या व्यवस्था है कि स्कूल में कापी से, किताब से लेकर के ड्रेस तक वहीं से मिलेगा, उसकी अच्छी खासी कीमत है। लेकिन शिक्षा पाने के लिए आपको अपने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़वाना होगा। मतलब कितनी महंगी शिक्षा व्यवस्था है। अमूमन जो सबसे सस्ती शिक्षा व्यवस्था है प्राइवेट विद्यालयों में, जो 1, 2, 4, 5 के छात्रों के लिए, तो कम से कम सस्ते विद्यालयों में भी एक छात्र पर 2,500 से 3,000 महीने का खर्च है। अब सोचिए कि 10 से 12,000 रुपये महीने कमाने वाला व्यक्ति क्या अपने 2 बच्चों को इस तरह की शिक्षा दे सकता है। और उधर जो प्राथमिक विद्यालय सरकारी हैं, उनकी व्यवस्था वह बना दी गई कि वहाँ केवल अनुदान और ड्रेस और किताबें बांट करके फ़ोटो खिंचवा लेना, शिक्षा के नाम पर वहाँ कुछ है ही नहीं, तो लोग जाएं कहाँ। तो सबसे बड़ा जो मेरा आग्रह है कि इस निजीकरण के खिलाफ सभी लोग एकजुट हों। दूसरी बात आती है जातिगत जनगणना की। इस पर मेरा कहना है कि यह देश सबका है, तो सबकी भागीदारी होनी चाहिए। और आज सभी समाजों में, सभी जातियों में
इतने योग्य लोग हैं कि जो शासन सत्ता में साझेदारी कर सके, भागीदारी कर सके, तो तत्काल प्रभाव से जाति की गणना हो, जातिगत गणना हो और संपत्ति की भी गणना हो कि किस वर्ग के पास कितनी संपत्ति है, और इस जनगणना के आधार पर सरकारी सेवाओं में अनुपात निकाला जाए कि किस वर्ग की हिस्सेदारी ज़्यादा है और किस वर्ग की कम है। जिस वर्ग की हिस्सेदारी उसकी जातिगत गणना के आधार पर अधिक हो, तो उनमें जो वरिष्ठ हैं, रिटायरमेंट के करीब जा रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से रिटायर किया जाए, और जिस वर्ग की गणना ज़्यादा है और सरकारी सेवाओं में भागीदारी कम है, उसमें तत्काल भर्ती की जाए, उन पदों को पूरा किया जाए और उस बैलेंस को बनाया जाए। यह तो मेरा निवेदन है। इसके लिए आप लोग आगे आइए, नहीं तो यह देश रसातल में जाने वाला है। निजीकरण सब कुछ छीन लेगा आपसे, हमसे। हम आप केवल जातियों के झगड़े में, आंदोलनों में लगे रहेंगे और सब कुछ वही पुरानी व्यवस्था हो जाएगी। एक वर्ग विशेष का कब्जा हो जाएगा सारी व्यवस्थाओं पर, सारी सेवाओं पर। फिर वो अपने कानून लाएंगे, अपनी व्यवस्था लाएंगे, और फिर वही जिसे आप वैदिक युग कहते हैं या जो भी कह लीजिए, उस युग जैसी व्यवस्था हो जाएगी। हमें आपको हिंदू राष्ट्र, फलनवा राष्ट्र का झुंझुना पकड़ाया जाएगा, पर रोजगार और शिक्षा और उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य, इसे भी प्राइवेट हाथों में बहुत पहले दिया जा चुका है। सरकारी हॉस्पिटलों में भीड़ इतनी है लेकिन दवाएं नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं, व्यवस्थाएं नहीं हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाइए तो इतना पैसा है, वहाँ इतना पैसा लगेगा कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता वहाँ जाने का। तो क्या किया जाए? तो मेरा कहना यही है कि आप आगे आइए, लोग आगे आएं, और जो विधि हो सकती है उस विधि से इस निजीकरण के खिलाफ लड़े और जातिगत जनगणना के लिए आंदोलित हों, आंदोलन करें, आवाज़ उठाएं, यूट्यूब पर उठाएं, फेसबुक पर उठाएं, कहीं भी उठाएं। यह गणना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि समाज की जो स्थिति है, तो जब एक वर्ग की भागीदारी सरकारी व्यवस्थाओं में अधिक होगी तो वह दूसरे वर्ग को प्रताड़ित करेगा ही। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है और बैलेंस का नाम ही लोकतंत्र है। तो मित्रों, मेरा आज यही कहना है। मैं कुछ सुझाव और संशोधनों को एक लिस्ट के रूप में तैयार किया हूँ। आज के मेरे दो विचार थे, निजीकरण पर और जातिगत जनगणना पर। इसके बाद और कौन कौन से सुधार जरूरी हैं, मैं उनको एक सीरियल के रूप में लेते आऊँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश है इस देश में चल रही है। उस साजिशों का खुलासा मैं अपने अगले वीडियो में करता रहूँगा। तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि मैं जब आने वाली साजिशों का खुलासा करूं तो वीडियो आप तक तत्काल पहुंचे और आप जागृत हों। साथियों, साजिश इतनी गहरी है कि अगर अब नहीं जागे तो वक्त निकल जाएगा, फिर कुछ बचना संभव नहीं है। रेल बिक रहे हैं, किले बिक गए, बहुत कुछ बिकना बाकी है। तो जो बाकी है उसको बचाइए और शिक्षण संस्थानों के निजीकरण के खिलाफ जमकर आवाज़ उठाइए। और दो मांगे उस संबंध में मेरी और मांगे ये है कि पहले तो सभी प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को बैंकों की तरह राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और एक कठोर नियम बने उनके संचालन के लिए, उनकी फीस वृद्धि के लिए, उनकी कापी किताबों के लिए, जिससे कि उनकी मनमानी पर अंकुश लगे और गरीब जनता भी शिक्षा पा सके। दूसरी मांग यह है कि अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के बच्चे भी प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ें, जहां हमारा गांव का गरीब पढ़ रहा है।
अगर ऐसा नहीं होगा तो यह खाई इतनी चौड़ी एक दिन हो जाएगी कि गांव का बच्चा प्राथमिक विद्यालय पास करके कहीं एडमिशन नहीं पाएगा, प्राइवेट विद्यालयों में फीस इतनी होगी वहाँ नहीं जा पाएगा, और वो पैसों के बल पर प्राइवेट विद्यालयों से डिग्रियां लेंगे और फिर आप पर राज करेंगे। सोचिए समझिए कि साजिश कितनी गहरी है। और कुछ साजिशों को लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि साजिशें और साजिशों का खुलासा आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।